नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। तो हैप्पी दिवाली अगेन। ठीक है, तो आप सबने बहुत ज्यादा पटाखे फोड़े होंगे और बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा, तो फिर से लग जाइए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यूपीएससी टेस्ट 37 सब्सक्राइब कीजिए यूपीएससी को। करंट, बेसिक, स्टैटिक, जीके, फैक्ट, इन पांचों को साथ में लेकर आज हम 10 एमसीक्यू सोल्व करेंगे। ठीक है, और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको पसंद आए तो। ठीक है, अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्यों आपने डिसलाइक किया। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, केसर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो इसके पुष्प के जो स्टिग्मा होते हैं, वर्तिग्रा, उसका प्रयोग केसर के रूप में किया जाता है। दूसरा क्या है कि भारत में इसका उत्पादन केवल कश्मीर के पंपोर क्षेत्र में होता है। ठीक है, तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, और नहीं एक और नहीं दो। तो वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से जल्दी अपना आंसर दीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन है आंसर है इसका ए। ठीक है, यानी कि पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, हाल ही में जो पंपोर कश्मीर से केसर के बीजों से निकले पौधे यांग यांग सिक्किम में लगाए गए हैं। ठीक है, दूसरा क्या कि केसर सुगंध देने वाला पौधा है, यह सबको पता है। इसका पुष्प के जो स्टिग्मा होता है उसको केसर के रूप में प्रयोग किया जाता है। कि जो जो इसके पुष्प होते हैं उसमें उसका जो स्टिग्मा होता है वो केसर के रूप में प्रयोग किया जाता है। इन पौधों का पूर्वोत्तर में लगाने का कारण क्या है कि पंपोर और यांग में जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियों की समानता है। ठीक है, और पंपोर क्षेत्र को भारत में कश्मीर के केसर के कटोरे के रूप में जाना जाता है। तो आपको पीसीएस का क्वेश्चन तो कंपलसरी ये बनी गया कि पंपोर क्षेत्र को भारत में कश्मीर के केसर के जो कटोरे है उसके रूप में जाना जाता है। केसर के उत्पादन में मुख्य योगदान है। ठीक है, जो केसर का उत्पादन है उसमें मुख्य योगदान है। ठीक है, फिर से पढ़ दे रहा हूँ। पंपोर क्षेत्र को भारत में कश्मीर के केसर के कटोरे के रूप में जाना जाता है। किसे? पंपोर क्षेत्र को। ठीक है, और केसर उत्पादन में इसके बाद बडगाम, श्रीनगर, किश्तवाड़ जिलों का स्थान है। ठीक है, तो इसलिए दूसरा कथन गलत हो गया है। ठीक है, ये क्या था दूसरे में? देखिए, भारत में इसका उत्पादन केवल कश्मीर में। आपका आसानी से लॉजिक लगाकर भी एक क्वेश्चन सोल्व कर लेते कि केवल आ गया ना तो 110% ये कथन तो गलत ही होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये रहा जम्मू और कश्मीर। ठीक है, और यहाँ नीचे क्या है उसके? हिमाचल प्रदेश और पंजाब की बाउंड्री लगती है। ठीक है, तो साथों साथ जियोग्राफी एक सब्जेक्ट, एक क्वेश्चन को इतनी तरह से जोड़ दीजिए कि आपको उसका पॉलिटी पूछे, उसका इकोनॉमी पूछे, जियोग्राफी पूछे, ठीक है, वो आपको आना चाहिए ही चाहिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, पोलावरम परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन क्या है कि इसके अंतर्गत जो आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर एक बांध बनाया जा रहा है। दूसरा क्या है कि यह परियोजना छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कुछ भागों तक की विस्तृत है। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, और नहीं एक और नहीं दो। तो पोलावरम परियोजना के बारे में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, काफी समय से न्यूज में रहता है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से जल्दी अपना आंसर दीजिए। इसका आंसर ऑप्शन सी, यानी कि दोनों के दोनों कथन सही हो गए हैं। देखिए, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने 2022 के खरीफ फसल के मौसम तक पोलावरम परियोजना को पूरा करने को कहा है। ठीक है, कब तक? 2022 के खरीफ फसलों के मौसम तक। ठीक है, पोलावरम परियोजना एक बहुउद्देशीय जल परियोजना है जिसके अंतर्गत क्या है कि आंध्र प्रदेश में जो गोदावरी नदी पर एक बांध बनाया जा रहा है। कौन सी नदी पर पोलावरम प्रोजेक्ट तैयार है? तो गोदावरी नदी। ठीक है, इस परियोजना को वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश विभाजन अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय दर्जा प्रदान किया गया था, और यह परियोजना छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कुछ भाग तक विस्तृत है। तो ठीक है, दो बार पढ़ लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। ये क्वेश्चन यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, पीसीएस के लिए 110% इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये रही पोलावरम परियोजना, आंध्र प्रदेश गोदावरी नदी के बांध के ऊपर। ठीक है, गोदावरी नदी के ऊपर जो बांध बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये होते हैं मिंक। ठीक है, ये सरीसृप होते हैं और आईयूसीएन द्वारा यूरोपीय मिंक को गंभीर रूप से संकट पात्र की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है,
तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, नहीं एक और नहीं दो। तो वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से जल्दी अपना आंसर दीजिए। इसका आंसर ऑप्शन बी यानी कि दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है। देखिए, डेनमार्क में मिंक पालन से जुड़े 200 से अधिक व्यक्ति को कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। जिस व्यक्ति ने ये मिंक को पाल रखा था, यानी कि मिंक पालन करते थे, उसको 200 से अधिक जो व्यक्ति थे उसको कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। मिंक गहरे रंग के मांसाहारी स्तनधारी होते हैं, ठीक है, स्तनधारी होते हैं, न कि सरीसृप, ठीक है। नेवला, उदबिलाव और गंध बिलाव भी मिंक परिवार के सदस्य है। अमेरिका मिंक और यूरोपीय मिंक, इसकी दो प्रजातियां है। तो दो प्रजाति इसकी पाई जाती है, एक अमेरिकन मिंक होती है, दूसरी की एक यूरोपीय मिंक होती है। चीन, डेनमार्क, नीदरलैंड और पोलैंड में मिंक को मुख्यतः फर के लिए पाला जाता है, ठीक है। कुछ चिकित्सा उत्पादन और सौंदर्य प्रसाधनों में मिंक के तेल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो सौंदर्य प्रसाधन होते हैं उसमें भी मिंक के जो तेल होता है उसका प्रयोग किया जाता है। आईयूसीएन द्वारा यूरोपीय मिंक को गंभीर रूप से संकट यानी कि क्रिटिकल इंडेंजर्ड, बहुत खतरे में, इसकी श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। तो वीडियो को, ठीक है, तो 2 बार पढ़ लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन जियोग्राफी के लिए और करंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ऐसे फेवरेट क्वेश्चन है यूपीएससी के लिए, ठीक है। देखिए, ये रहा क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज। क्या होता है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड इज द हाईएस्ट रिस्क कैटेगरी असाइंड बाय द आईयूसीएन वाइल्ड स्पीशीज। क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज मींस क्या होता है कि स्पीशीज नंबर से डिक्रीज्ड, कम होते हैं, उसके नंबर कम होते जाते हैं, अथवा will decreased by 80% within 3 जनरेशन। तीसरी पेटी तक 80% उसकी जो वृद्धि क्षमता है, उसकी जात है, उसमें गिरावट आई है, ठीक है। इट इज देयरफॉर कंसिडर्ड टू बी ए फेसिंग एन एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन इन द वाइल्ड, ठीक है। देखिए, ये रहा एक्सटिंट, फिर क्या आता है एक्सटिंट इन द वाइल्ड, फिर क्या है सीआर, इंडेंजर्ड, ठीक है, वनरेबल, नियर थ्रेटन्ड और लिस्ट कंसर्न, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इससे संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किए गए हैं। दूसरा क्या है कि वित्त आयोग एक अर्ध न्यायिक एवं सलाहकारी निकाय है। तो केवल एक, केवल दो, एक और दो, और नहीं एक और नहीं दो। तो वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से जल्दी अपना आंसर दीजिए। उसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि हाल ही में 15वें वित्त आयोग द्वारा भारत के राष्ट्रपति आयोग, सॉरी, हाल ही में 15वें वित्त आयोग द्वारा भारत के राष्ट्रपति को आयोग की रिपोर्ट सौंपी गई है, ठीक है। अब वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया है, आर्टिकल में लिखा गया है इसके बारे में, ठीक है। इसलिए संवैधानिक निकाय है। जिससे संबंधित प्रावधान कहाँ पर है? तो अनुच्छेद 280 के तहत किए गए हैं, इसलिए कथन पहला सही हो गया। जिसका गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग अधिनियम 1951 के तहत किया गया है, ठीक है। इसका गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष बाद किया जाता है और वित्त आयोग एक अर्ध न्यायिक एवं सलाहकारी निकाय है। इसका मुख्य कार्य केंद्र और इसका मुख्य कार्य क्या है कि केंद्र और राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करना और उसके माध्यम से करों के वितरण हेतु सिफारिशें आदि कराना, ठीक है। मुख्य कार्य क्या है कि जो स्टेट और जो सेंटर होते हैं उसके बीच में जो करों का बंटवारा होता है, किसको कितना प्रतिशत दिया जाए कर, ठीक है, उस हिसाब से दिया जाए, ठीक है। तो इसे करों का बंटवारा, टैक्स का डिवाइडन, ये उसका मुख्य कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दूरसंचार विभाग यानी कि डीओटी इसके आयोजकों में से एक है और वर्ष 2020 के लिए इसकी थीम क्या है कि समावेशी, नवाचार और स्मार्ट, सुरक्षित, सतत। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, और नहीं एक और नहीं दो। तो वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से जल्दी अपना आंसर दीजिए। इसका आंसर ऑप्शन सी, यानी कि दोनों के दोनों कथन सही है, ठीक है। ये जो इंडिया मोबाइल कांग्रेस है उसका चौथा संस्करण का आयोजन घोषणा हाल ही में की गई है और इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा इवेंट कहा जाता है। इसे टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा इवेंट किया जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन। अब डीओटी है वो, और जो सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन किया जाता है और इस वर्ष की थीम क्या है कि समावेशी, नवाचार, स्मार्ट, सुरक्षित
सतत इसकी थीम है, तो दूसरा कथन इसलिए सही है, यानी कि दोनों के दोनों कथन सही हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूपीएससी के लिए तो आई थिंक नहीं है, पर पीसीएस के लिए 110% पूछा जाएगा। ठीक है, बारडोली सत्याग्रह के बाद इन्हें सरदार की उपाधि दी गई। दूसरा के कि इनके द्वारा हैदराबाद को स्वतंत्र कराने के लिए ऑपरेशन पोलो प्रारंभ किया गया। तो कौन सा कथन सही है? एक दो, एक और दो, और नहीं एक और नहीं दो। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, दोनों के दोनों कथन सही है। राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया है अभी, इसलिए यह क्वेश्चन पूछा गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती थी, उसके अवसर पर मनाया गया था। सरदार पटेल 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गुजरात शाखा के सचिव के रूप में निर्वाचित किए गए। दूसरा क्या है कि 1928 में बारडोली सत्याग्रह हुआ था, उसके बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई, इसलिए दूसरा कथन, पहला कथन भी सही हो गया। सरदार पटेल ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में कई आंदोलन में भाग लिया, ये सब आप जानते हैं। ठीक है, इन्होंने हैदराबाद को स्वतंत्र कराने के लिए ऑपरेशन पोलो शुरू किया। तो ऑपरेशन पोलो याद रख लीजिएगा, हैदराबाद को स्वतंत्र कराने के लिए चलाया गया था। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत ही बार चक्रवातों के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच उत्पन्न होने वाला चक्रवात है। दूसरा क्या है कि कोरियोलिस बल की अनुपस्थिति इन चक्रवातों की उत्पत्ति और विकास के लिए अनुकूल स्थिति उत्पन्न करती है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, और नहीं एक और नहीं दो। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, लॉजिक लगाइएगा, हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका आंसर है, यानी कि दूसरा कथन गलत है, पहला कथन सही है। ठीक है, तो देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो उत्पन्न होने वाला चक्रवात है, आसान। ठीक है, दूसरा क्या है कि चक्रवातों की उत्पत्ति और उसके विकास के लिए कौन कौन सी स्थितियां अनुकूल होती है। तो पहला क्या है कि तापमान 27 सेल्सियस से अधिक, कोरियोलिस बल की उपस्थिति, और तीसरा क्या है कि दबाव कम होना, निम्न दबाव क्षेत्र। ठीक है, ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में अंतर कम होना, इसलिए दूसरा कथन सही नहीं है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में पवन की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 225 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड अलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह खाद्य और कृषि संगठन यानी कि एफएओ के नेतृत्व में कार्य करेगा। दूसरा क्या है कि इसका उद्देश्य भोजन तक वैश्विक पहुंच सुनिश्चित करना है। तीसरा क्या है कि चीन द्वारा गठबंधन को वित्तीय और तकनीकी सहायता दी जाएगी। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और केवल तीन, या फिर दो और तीन। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखिए, इसका आंसर ऑप्शन बी, यानी कि एक और दो, यानी कि पहला और दूसरा कथन सही है, दूसरे तीसरा कथन गलत हो गया है। ठीक है, देखिए, हाल ही में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एक खाद्य गठबंधन फूड अलायंस शुरू किया गया है। यह किसके द्वारा है? तो इटली द्वारा प्रस्तावित है, और यह खाद्य और कृषि संगठन के नेतृत्व में कार्य करेगा। इसका उद्देश्य क्या है कि भोजन तक वैश्विक पहुंच सुनिश्चित कराना है। इटली नीदरलैंड द्वारा गठबंधन को वित्तीय और तकनीकी सहायता दी जाएगी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओपेक प्लस के बारे में पूछा गया है कि यह कच्चे तेल का उत्पादन करने वाले देशों का एक गठबंधन है। दूसरे के कि इसमें दक्षिण सूडान शामिल है, परंतु सूडान शामिल नहीं है। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, और नहीं एक और नहीं दो। तो वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से जल्दी अपना आंसर दीजिए। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। आइए देखते हैं। देखिए, हाल ही में कोविड-19 की फाइजर वैक्सीन के आने के समाचार ने तेल की कीमतों में जो उछाल ला दिया है, इसलिए ओपेक प्लस देशों ने इसे नियंत्रित करने का निर्णय किया है। अब ओपेक प्लस क्या है कि कच्चे तेल का उत्पादन करने वाले देशों का एक गठबंधन है। ठीक है, ओपेक प्लस देशों में अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रूस, दक्षिण सूडान और सूडान शामिल है। यहाँ क्या पूछा गया थी? सूडान शामिल नहीं है, पर सूडान शामिल है, साउथ सूडान भी शामिल है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, 2012 में पूछा गया प्रश्न है। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, और दूसरा क्या है कि युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, और तीसरा है तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। अब पढ़िए, देखिए उपयुक्त में से कौन से अंग्रेजों की भारत की देन थी। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा भारत को क्या दिया गया था इसमें, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दो और तीन, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो वीडियो को पॉज कीजिए, 2 बार सवाल पढ़िए, फिर आंसर दीजिए। इसका आंसर ऑप्शन डी, यानी कि कोई भी नहीं। आइए देखते हैं, देखिए मध्यकाल में ही मृदा के रूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि स्वराज्य का मूल्यांकन प्रचलित था, इसलिए पहला गलत गलत हो गया। ठीक है, मध्यकाल से ये ना, अंग्रेजों के काल से नहीं है, उससे पहले से ही ये है। ठीक है, मृदा के स्वरूप और उपज के गुणों के आधार पर भूमि स्वराज्य का मूल्यांकन। ठीक है, अब दूसरा क्या है कि चलती फिरती तोपों का प्रयोग बाबर ने किया था, तो बाबर भी उससे पहले हो गया, तो अंग्रेज फिर गलत हो गए। ठीक है, उसने नहीं दिया था, बाबर ने चलती फिरती तोपों का प्रयोग किया था। ठीक है, और आलू पुर्तगालियों की देन थी। यहाँ क्या है कि तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। ठीक है, आलू पुर्तगालियों की देन थी, न कि तंबाकू और लाल मिर्च की खेती, यानी कि आलू अंग्रेजों की देन थी, न कि लाल मिर्च और तंबाकू। ठीक है, तो यहीं तक आज का सफर था। कल से अब रेगुलर वीडियो आपका आ जाएगा। ठीक है, तो जम के पढ़ाई कीजिए और एग्जाम क्रैक कीजिए। और आपको कुछ भी समझ ना आए, कोई भी टॉपिक पर क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, कमेंट बॉक्स में एक बार उस टॉपिक का नाम लिखिए, आपको 110% उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर पसंद नहीं आया तो, और डिसलाइक भी कर दीजिएगा अगर पसंद नहीं आया तो, और क्यों पसंद नहीं आया ये भी कहिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।